अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 45वीं किस्त का पहला हिस्सा। अंबर और नाग सराय की कोठरी में अकेले बैठे थे। दोपहर हो गई थी। उन्होंने अभी अभी थोड़ा बहुत खाना खाया था। मारिया के खाने की उन्हें फिक्र नहीं थी क्योंकि जहाज में खाने को बहुत कुछ था। अब उन्हें एक ही बात परेशान कर रही थी कि वो जहाज पर कैसे जाएं। बसरे के गवर्नर और अटीला के खास गवर्नर अर्चंग ने अंबर और नाग के समुद्री जहाज के बाहर पहरा लगा दिया था। जहाज बसरा की बंदरगाह पर एक तरफ समुद्र में खड़ा था। उसमें खजाने का संदूक भी था और मारिया भी वहीं छुपी हुई थी। मारिया चूंकि गैबी हालत में थी, उसे कोई नहीं देख सकता था, फिर भी एक तरह से वो वहां कैद होकर रह गई थी। अर्चंग ने अपने सिपाहियों समेत सारे जहाज की तलाशी ली थी। मारिया को तो वो लोग देख ही नहीं सकते थे। खुदा का शुक्र था कि उन्हें खजाना भी दिखाई न दिया, नहीं तो वो खजाने पर कब्जा करके अंबर और नाग को भी गिरफ्तार कर लेते। अब एक तरफ से अर्चंग के सिपाहियों ने जहाज पर कब्जा कर रखा था। मारिया ने सिपाहियों के जाने के बाद जहाज के अर्शे पर आकर देखा कि किनारे पर जहाज के आगे सिपाही खड़े पहरा दे रहे थे। वो भी परेशान हो गई। वो खुद तो वहां से निकलकर जा सकती थी क्योंकि उसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन अंबर और नाग जहाज पर अब नहीं आ सकते थे। अर्चक ने हुक्म दे दिया था कि उसकी इजाजत के बगैर कोई जहाज पर कदम न रखे। मारिया इसलिए जहाज पर से नीचे नहीं उतरती थी कि उसे मालूम नहीं था कि शहर में अंबर और नाग कौन सी जगह पर ठहरे हुए हैं। अब उसके लिए यही बेहतर था कि वो वहां बैठकर उन दोनों के आने का इंतजार करे। उधर सराय की कोठरी में अंबर और नाग सर जोकर बैठे गौर कर रहे थे कि अब वो क्या करें। एक तरफ से जहाज और खजाने ने उनको मुश्किल में डाल रखा था। जहाज का उन्हें आराम बहुत था। वो एक मुल्क से सफर करते हुए दूसरे मुल्क में बड़े आराम से पहुंच जाते थे। खजाने की भी उन्हें जरूरत थी। वो हर जगह खजाने की अशरफियां ही खर्च कर रहे थे, लेकिन उन दोनों की यानी जहाज और खजाने की संदूक की देखभाल करना भी अपनी जगह पर बड़ा मुश्किल और बड़ा जरूरी काम था। ये दोनों चीजें वो किसी के हवाले नहीं कर सकते थे। नाग ने कहा, पहली बात तो यह है कि हम इस जहाज को अब बसरे की बंदरगाह पर छोड़कर बगदाद की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ से किसी काफले के साथ बगदाद को रवाना हो गए तो अर्चंग के सिपाही जहाज की दूसरी बार तलाशी लेकर खजाने पर कब्जा कर लेंगे। वो जहाज भी अपने पास रख लेंगे, हमें कुछ नहीं देंगे। अंबर ने कहा, फिर तुम्हारी राय क्या है? नाग बोला, मेरी राय क्या हो सकती है अंबर भाई, बहरहाल हम बसरे पहुंच गए हैं। यहाँ मुसलमानों पर एक बड़ी मुसीबत आई हुई है। चंगेज खान के शागिर्द अटीला के वहशी लश्कर ने हर तरफ तबाही व बर्बादी फैला रखी है। जरूरत इस बात की है कि किसी तरह से मुसलमानों के बड़े शहर बगदाद पहुंचा जाए। अंबर ने कहा, बगदाद जाने का रास्ता सिर्फ खुश्की के जरिए ही है। मैं उधर से भी गुजर चुका हूँ। दजला और फरात की वादी मेरा वतन है। एक बात हो सकती है। नाग ने पूछा, वो क्या? अंबर बोला, दरियाए दजला बगदाद शहर में से होकर गुजरता है। अगर हम अपने जहाज को लेकर यहाँ से भाग जाएं, तो हम खलीज फारस में से निकलकर दरियाए दजला में दाखिल हो जाएंगे और फिर हम बगदाद पहुंच सकते हैं। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है ये तरकीब अच्छी है, क्योंकि यहाँ रहना बेकार है। अगर हम यहाँ रह गए तो अर्चंग हमारे जहाज के अलावा खजाने पर भी कब्जा कर लेगा, बल्कि एक तरह से इस वक्त हमारा जहाज और खजाना उसके सिपाहियों के कब्जे में ही है। अंबर ने कहा, फिर हमें इसी तरकीब पर अमल करना होगा। वो बातें कर रहे थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाओ, नाग ने कहा। सराय का बूढ़ा मालिक कहवे की केतली लेकर अंदर आया। आप कहवे से शौक करेंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं। बूढ़ा प्यालियों में कहवा उंडेलने लगा। ये मुसलमान बूढ़ा था। अंबर ने उसे भी कहवा पीने की दावत दी। अंबर ने पूछा, बाबा आप मुसलमान हैं? बूढ़ा बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मेरा नाम अब्दुल्ला बिन अजीज है। हमारे खलीफा की खिलाफत पर ग़ज़वाल आ गया है और वहशियों ने शहर को बर्बाद कर दिया है, लेकिन खुदा हमारी मदद करेगा, हम ना उम्मीद नहीं है। अंबर ने कहा, बाबा हमने मुसलमानों की बहुत ही तारीफ सुनी है। हमने सुना था कि मुसलमान बड़ी बहादुर, जफाकश और ईमानदार कौम है, इसलिए हम मुल्क हिंदुस्तान से यहाँ आए, मगर यहाँ हालात बड़े ख़राब मालूम होते हैं। हाँ बेटा, हम पर बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है। हर कौम पर मुश्किल वक्त आया करता है। हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे। बगदाद में लोगों ने खुदा के हुक्म के खिलाफ ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी थी, और जो कौम ऐशो इशरत में पड़ जाती है फिर उस पर तबाही आ जाती है। खुदा हमें अब माफ़ करे। तुम लोग यहाँ से कहाँ जाओगे? अंबर ने कहा, बाबा हम बगदाद जाना चाहते हैं। हमारा पास अपना जहाज़ भी है जो समंदर में खड़ा है, लेकिन उस पर चंगेजी फौज ने कब्जा कर लिया है। हमें मशवरा दो कि हम क्या करें। अब्दुल्ला बिन अजीज ने कहा, मेरे बच्चों, चंगेजी सिपाही तुम्हारे जहाज को कभी वापस नहीं करेंगे। क्या उसमें तुम्हारा मालो स्वाब भी था या जहाज खाली है? नाग ने कहा, नहीं बाबा, जहाज में कुछ नहीं, बस मामूली सा सामान है।
बाबा ने कहा, तो मेरे बच्चों, जहाज को भूल जाओ, तुम्हारी जान बच गई, यही बहुत गनीमत है। हाँ, तुम यहाँ से किसी काफिले के साथ शामिल होकर बगदाद पहुँच सकते हो, मगर वहाँ भी बड़ी अफरा तफरी का वक्त है। वहाँ जाकर तुम क्या करोगे? अंबर ने कहा, हम इस किस्म के इनकलाब के आदी हैं बाबा, हमें मुश्किलात कुछ नहीं कहती, लेकिन हमारे दिमाग में एक और तरकीब भी है। हमने सोचा है कि जहाज को किसी तरह यहाँ से निकाल कर समंदर में वापस भाग जाएं और खलीज फारस में दरियाए दजला में दाखिल होकर बगदाद पहुँच जाएं। तुम्हारा ख्याल क्या है? बूढ़ा हैरानी से अंबर और नाग का मुंह देखने लगा। ये कैसे हो सकता है बच्चों? तुम चंगेजी फौज के पहरे में से अपने जहाज को कैसे निकाल कर ले जाओगे? ये नामुमकिन बात है मेरे बेटो। नाग ने कहा, बाबा तुम ये ना पूछो कि हम जहाज को कैसे निकाल कर ले जाएंगे, तुम सिर्फ ये बताओ कि अगर हम जहाज को यहाँ से निकाल कर ले जाएं और दरियाए दजला में से होकर बगदाद पहुंचे तो सफर कैसा रहेगा? बाबा ने कहा, यह सफर खुश्की के सफर से 1000 दर्जे बेहतर है, लेकिन इसमें जान का खतरा है। चंगेजी फौज के सिपाही तुम्हें जान से मार देंगे। किसी आदमी को कत्ल करना उनके लिए ऐसे ही है जैसे किसी मक्खी को मार देना। अंबर और नाग मुस्कुराए। नाग ने कहा, हम जहाज को निकाल कर ले जाएंगे बाबा, तुम फिक्र ना करो। कहवा पीने के बाद बूढ़ा बर्तन लेकर चला गया। अंबर और नाग अपनी नई तरकीब के बारे में गौर करने लगे। सबसे पहले तो इस बात की जरूरत थी कि किसी तरह से जहाज पर वापस जाकर मारिया को सारे हालात और नई तरकीब से बाखबर किया जाए और खजाने को अच्छी तरह छुपा दिया जाए। ये काम तुम ही कर सकते हो नाग। तुम जिस तरह से भी हो सके अभी जहाज पर जाओ और मारिया से कहो कि वो फिक्र ना करे, हम यहाँ से बहुत जल्द फरार होने वाले हैं। वो सारे खजाने को किसी ऐसी जगह छुपा दे जहाँ अब चंगेजी फौज के सिपाहियों की नजर न पड़ सके। नाग ने कहा, ठीक है, मैं अभी रवाना हो जाता हूँ। अंबर बोला, तुम्हें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। ये चंगेजी वहशी बड़े खतरनाक हैं और बहुत होशियार हैं। मैं इनकी फितरत से वाकिफ हूँ। पत्ता भी खड़क जाए तो ये चौकस हो जाते हैं। नाग ने कहा, बेफिक्र रहो, मैं बड़ी होशियारी के साथ जाऊंगा। तुम उसी जगह मेरा इंतजार करना, बस मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। नाग कोठरी से बाहर निकल आया। शहर के गली कूचों से बाहर निकलकर वो पिछली तरफ से समंदर के किनारे पर आ गया। अब उसे जहाज जरा दूर नजर आ रहा था। सिपाही जहाज के बाहर बराबर पहरा दे रहे थे। नाग झाड़ियों के पीछे चलता हुआ सिपाहियों के करीब आ गया। अब वो उनकी बातें करने की आवाज भी सुन रहा था। इंसान की शक्ल में अब आगे जाना खतरनाक बात थी। नाग ने झाड़ी के पीछे छुपकर अंदर को जोर से सांस खींचा और एकदम से सांप की शक्ल में आ गया। वो सांप बनकर घास पर रेंगता हुआ जहाज की तरफ बढ़ने लगा। वो काफी करीब जाकर समंदर में उतरना चाहता था। वो जहाज के पास पहुंचा ही था कि एक सिपाही की उस पर नजर पड़ गई। उसने सांप सांप का शोर मचा दिया। सारे सिपाही तलवारें लेकर सांप की तरफ बढ़े। नाग घबरा गया। उसने ज्यादा आगे आकर गलती की थी। वो समंदर की तरफ भागा। सिपाही उसके पीछे भागे। एक सिपाही ने जोर से तीर फेंका, दूसरे ने तीर कमान में जोड़कर छोड़ दिया, जो सांप के बिल्कुल पास आकर जमीन में गड़ गया। नाग ने समंदर में छलांग लगा दी। सिपाहियों ने समंदर में तीरों की बौछार मारी, मगर नाग अब उनकी पहुंच से बाहर निकल चुका था। सिपाही हंसते कहके लगाते वापस अपनी जगह पर जाकर पहरा देने लगे। उन्होंने अपने ख्याल में सांप को समंदर में डुबो दिया था, लेकिन सांप समंदर की लहरों पर तैरता जहाज के पीछे पहुंच गया। यहाँ लंगर की जंजीर समंदर के अंदर से निकलकर ऊपर जहाज के जंगले तक चली गई थी। सांप जंजीर पर चढ़ गया और रेंगता हुआ जहाज के ऊपर आ गया। ऊपर आकर वो जंगले में से निकलकर अरशे पर आ गया और बड़े मजे से रेंगता हुआ कैबिन की सीढ़ियों में आ गया। यहाँ पहुंचकर उसने जोर से फनकार मारी और फिर से इंसान की शक्ल बदल ली। मारिया उस वक्त अपने कैबिन में अकेली बैठी सोच रही थी कि अंबर और नाग कहाँ होंगे। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मारिया चौंक उठी। उसने कोई जवाब न दिया। वो दरवाजे से लग कर खड़ी हो गई। बाहर से नाग की आवाज आई, मारिया बहन दरवाजा खोलो, मैं नाग हूँ। मारिया ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। नाग अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और मारिया से कहा, तुमने खाना खाया था मारिया? हाँ भाई, थोड़ा बहुत खाया था। लेकिन तुम लोग कहाँ थे? जहाज के गिर्द पहरा क्यों बिठा दिया गया था? नाग ने कहा, यह भी एक तरह से हम पर मुसीबत आ गई है। अर्चन के सिपाहियों ने बाहर पहरा लगाकर जहाज पर कब्जा कर लिया है। बताओ कि खजाना तो ठीक ठाक है ना? हाँ भाई, खजाना ठीक ठाक है, मगर हम कब तक यहाँ पड़े रहेंगे? हमें आगे कब चलना है? नाग ने कहा, हमने ये फैसला किया है कि जहाज को किसी तरह रातों रात यहाँ से लेकर फरार हो जाएं। दरियाए दजला में से गुजरकर बगदाद पहुँचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ रहे तो हमारा जहाज हमें कभी वापस नहीं मिलेगा और खजाना भी हमसे छीन लिया जाएगा। मारिया ने कहा, लेकिन हम यहाँ से कैसे भाग सकते हैं? भाई, यहाँ तो चारों तरफ पहरा लगा रहता है। नाग बोला, इस पर हम गौर कर रहे हैं। खुदा ने चाहा तो आज कल में यहाँ से निकल खड़े होंगे, क्योंकि खुश्की के रास्ते सफर करना बड़ा खतरनाक है।
रास्ते में डाके पड़ते हैं और मुसाफिरों को लूट लिया जाता है। अगर हम अकेले होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हमारे साथ खजाने का संदूक भी है। अब हम जहाज को चंगेजी फौज के हवाले भी नहीं कर सकते। आओ पहले खजाने को कहीं छुपा दें। दूसरे कैबिन में जाकर उन्होंने खजाने के संदूक को निकाला, उसे उठाकर नाग बावर्ची खाने में ले आया और प्याज की बोरियों के नीचे जाकर छुपा दिया। ये ऐसी जगह थी जहां पर किसी की निगाह नहीं जा सकती थी। वैसे भी प्याज की बोरियों को कोई उठा नहीं सकता था। इस काम से फारिग होकर नाग ने कहा, मारिया बहन, अब मैं जा रहा हूँ। हो सकता है हम 2-1 दिन में तुम्हारे पास ना आए और तुम अकेली ही जहाज पर हो, मगर घबराना नहीं, हम जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमर का ख्याल है कि हमें 2-1 दिन में यहाँ से भाग जाना चाहिए। ठीक है भाई नाग, मैं यहाँ अकेली रहकर तुम लोगों का इंतजार करूंगी। नाग दोबारा सांप की जौन बदलकर जहाज पर से उतरकर समंदर में आ गया और तैरते हुए समंदर के किनारे पर आ गया। यहाँ से सिपाही दूर खड़े पहरा दे रहे थे, फिर भी नाग सांप की जौन में रिंगता हुआ काफी दूर निकल गया। दूर झाड़ियों के पास जाकर उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की और भागता हुआ समंदर से दूर निकल गया और फिर शहर में दाखिल होकर वापस सराय की कोठरी में पहुंच गया। अंबर उसकी राह देख रहा था। उसने बताया कि खजाने को उन्होंने बावर्ची खाने में प्याज की बोरियों के नीचे छुपा दिया है और मारिया को भी सब कुछ समझा दिया है। वो हमारी राह देख रही है और बसरे से फरार होने को बेताब है। अंबर ने कहा, बस अब हमें 2-1 रातों में यहाँ से भाग जाना चाहिए। हमें किसी शय की जरूरत नहीं है। जरूरत की हर चीज शय जहाज के अंदर मौजूद है। पानी के मटके अभी 4 माह तक हमें काम दे सकते हैं। खुराक भी बहुत है। अब हमें इस बात पर गौर करना होगा कि हमारी तरकीब क्या होगी। हम किस तरह से यहाँ से जहाज लेकर भागेंगे। नाग बोला, अंबर भाई, अब यहाँ से फरार होने की तो एक ही सूरत है और वो ये है कि आधी रात को अंधेरे में जाकर सिपाहियों को हलाक कर दिया जाए, जहाज का लंगर उठाकर कूच कर जाएं। उसके सिवा और कोई तरकीब नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो बता दो। अंबर ने सर झुकाकर कहा। नाग ने कहा, नहीं, पहले हमें जाकर रात को ये पता करना चाहिए कि जहाज पर कितने सिपाही पहरा देते हैं, वो किस किस जगह पर आम तौर पर खड़े रहते हैं, वो सोते कब हैं और कहाँ हैं। क्या यही 4-5 सिपाही पहरा देते हैं या दूसरे सिपाही भी वहाँ मौजूद हैं? ठीक है, मैं आज रात जाकर जासूसी करता हूँ, नाग ने कहा। नहीं अंबर भाई, ये काम तो तुम नहीं कर सकते। ये जासूसी मैं बड़ी अच्छी तरह कर सकता हूँ। तुम्हारे पकड़े जाने का डर है और मेरे पकड़े जाने का डर नहीं। जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर तुम आज रात अंधेरे होते ही जहाज की तरफ निकल जाओ और खबरदार सिपाहियों के करीब जाने की कोशिश न करना। कहीं ऐसा ना हो कि आज के दिन की तरह सिपाही तुम्हें देखकर हमला कर दें। फिक्र न करो अंबर भाई, मैं चौकस रहूंगा। रात को अंधेरा होते ही नाग जासूसी करने के लिए सराय से बाहर निकल गया। वो गली कुचों के अंधेरों में से गुजरता समुद्र के किनारे आ गया। वो छुपता छुपाता उन झाड़ियों के पास पहुंच गया जिसकी दूसरी जानिब जहाज के सामने सिपाही पहरा दे रहे थे। नाग ने सांस भरकर सांप की शक्ल बदल डाली। सांप की शक्ल बदलकर नाग रेंगता हुआ आगे निकल गया। अब उसने खजूरों के दरख्तों पर सफर करना शुरू कर दिया। एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर होते हुए आखिर वो उस दरख्त के ऊपर आ गया जिसके नीचे सिपाही पहरा दे रहे थे। सांप दरख्त से नीचे देखने लगा। कुल 6 सिपाही थे। 3 सिपाही जहाज के आगे खड़े थे और 3 सिपाही एक तरफ होकर चक्कर लगा रहे थे। वो आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे और कहके पर कहके लगा रहे थे। काफी देर दरख्त पर बैठे रहने के बाद नाग ने पूरी जासूसी करके देख लिया कि वो सिर्फ 6 ही सिपाही हैं। उनके अलावा और कोई सिपाही वहां नहीं होता। हो सकता है सुबह को वो बदल जाते हों और 6 नए सिपाही वहां आ जाते हों। सांप दरख्तों पर रेंगता हुआ वापस चल पड़ा। वापस आकर नाग ने अंबर को सारी खबर सुना दी। उसने बताया कि जहाज के बाहर सिर्फ 6 सिपाही पहरा देते हैं। अगर किसी तरह से उन सिपाहियों पर काबू पा लिया जाए तो फिर हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। अंबर ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो रात को जहाज पर हमला कर देंगे। उस वक्त रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। अंबर और नाग सो गए। दूसरे दिन रात को उन्हें जहाज पर हमला करके उसे वहां से लेकर फरार होना था। दूसरी तरफ सिपाही जहाज पर पहरा दे रहे थे। उनके कप्तान को नींद आना शुरू हो गई। उसने अपने साथी से कहा, यारंग, मुझे नींद आ रही है, क्या तुम्हारे पास कहवे की पत्ती होगी? यारंग ने कहा, सरकार, पत्ती तो खत्म हो गई है। अगर आप हुक्म दें तो जहाज के बावर्ची खाने से जाकर कहवे का मसाला ले आऊं, क्योंकि मैंने देखा था कि वहां बहुत खाने पीने का सामान पड़ा है। कप्तान ने कहा, ठीक है, जहाज पर जाकर कहवे का मसाला भी ले आओ और अगर वहां खुश्क मेवे हों तो वो भी चंगेर भर कर ले आना। बाकी सिपाही भी खुश होकर बोले कि हमें भी नींद आ रही है, हम भी खुश्क मेवा खाएंगे और कहवा पियेंगे। कप्तान ने उन्हें डांट कर कहा, कम बख्तो, पहले यारंग बेचारे को जहाज पर जाकर चीजें तो ले आने दो। उसके जाने पर कोई तैयार नहीं था, खाने को सब राजी हैं। यारंग ने हंसकर कहा, हुजूर, मेरे साथ किसी को जाने की जरूरत नहीं, जहाज सारे का सारा खाली पड़ा है।
मैं अभी जाकर कहवा वगैरह लेकर आता हूँ। यारंग बड़ा जालिम और बहादुर सिपाही था। उसने सिर्फ शहर में कोई 600-700 मुसलमानों को शहीद किया था। वो बात बाद में करता और तलवार पहले चला देता था। वो अगर डरता था तो सिर्फ अपने कप्तान से डरता था। कप्तान का हुक्म पाकर उसने जहाज को जाने वाली छोटी सी कश्ती में कदम रखा और उसे लेकर जहाज के पास उस जगह आ गया जहां ऊपर जाने वाली सीढ़ी लटक रही थी। बाकी सिपाही उसे देखकर खुश हो रहे थे कि वो अभी मजेदार खुश्क मेवे और कहवा लेकर आएगा। वो मजे से कहवा पियेंगे और मेवे खाएंगे। यारंग सीढ़ी चढ़कर जहाज के अर्शे पर आ गया। वो तलाशी लेने वालों के साथ था, इसलिए उसे जहाज के चप्पे चप्पे का इल्म था। सीढ़ियां उतरकर वो नीचे सीधा बावर्ची खाने में आ गया। बावर्ची खाने का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गया। वो ये देखकर बड़ा हैरान सा हुआ कि बावर्ची खाने में चूल्हे पर एक केतली धरी है जिसमें गरम गरम कहवा था। आग अगरचे बुझी हुई थी मगर कहवे की देगची गर्म थी। वो सोचने लगा कि यहाँ कहवा किसने गर्म किया है, क्योंकि 2 रोज से जहाज के अंदर कोई नहीं गया था। यारंग ने मर्तबानों को उलट पलट कर खुश्क मेवे और कहवे का मसाला तलाश करना शुरू कर दिया। मारिया उस वक्त अपने कैबिन में सो रही थी। यारंग के हाथ से एक मर्तबान गिरकर छन की आवाज से टूट गया। मर्तबान टूटने की आवाज से मारिया की आंख खुल गई। दूसरी तरफ यारंग को कहवे का मसाला तो मिल गया मगर खुश्क मेवे नहीं मिल रहे थे। उसने बोरियों को इधर उधर हटाना शुरू कर दिया। प्याज की एक बोरी गिरी तो सारी बोरियां एक तरफ को उलट गईं। यारंग ने देखा कि बोरियों के नीचे एक संदूक पड़ा हुआ है। वो सोचने लगा कि ये संदूक बोरियों के नीचे किसने छुपा कर रखा हुआ है, जरूर इसमें कोई खास चीज होगी। यारंग ने आगे बढ़कर संदूक का ढकना उलट दिया। उसने हाथ में पकड़ी हुई शम्मा एक तरफ रखी और गौर से उन अजरफियों और हीरे जवाहरात को देखने लगा जिनकी चमक से उसकी आंखें चकाचौंध हो रही थी। वो तो दंग रह गया कि इतना बड़ा खजाना इस वीरान जहाज में कहां से आ गया। एकदम उसकी नीयत बदल गई। उसने सोचा कि वो ये खजाना यहाँ से किसी वक्त चुरा कर ले जाएगा और बसरे से भागकर वापस अपने वतन काज़ाकिस्तान चला जाएगा। वहां जाकर एक आलीशान महल खरीदेगा, गुलाम और लौंडियां खरीदेगा और मजे से बाकी जिंदगी बसर करेगा। उसे कोई खबर नहीं थी कि मारिया उसके पास ही खड़ी उसे और खजाने को देख रही है। मारिया यारंग को उठता देखकर पीछे हटी तो एक कटोरा उसके हाथ से टकराकर नीचे गिर पड़ा। वो फटी फटी आंखों से देखने लगा कि कटोरा किसने जमीन पर गिराया है, मगर वहां कोई नहीं था। वो उसे देख रही थी कि खजाने पर वो कब्जा जमाने की फिक्र में है। यारंग ने कुछ अशरफियां जवाहरात निकालकर जेब में ठोंस ली और खजाने का ढकना बंद करके ऊपर प्याज की बोरी रख दी। मारिया के लिए यह बड़ा नाजुक वक्त था। खजाने का राज फाश हो चुका था। अगर यारंग वापस जाता है तो खजाने का राज खुल जाने का खतरा था। मारिया को क्या खबर थी कि यारंग ने अकेले ही खजाने पर कब्जा करने का सोच रखा था। बहरहाल यारंग का वहां से वापस जाना खतरनाक था। मारिया जल्दी से पीछे हटी और बावर्ची खाने के दरवाजे पर भरा हुआ मर्तबान लेकर खड़ी हो गई। यारंग ने खजाने के संदूक पर बोरी रखकर अपनी जेबों में ठोंसी हुई दौलत को गौर से देखा, जरा सा मुस्कुराया, तलवार नयाम में डाली, कहवे का मसाला लिया और वापस मुड़ा। मारिया दरवाजे में उसकी आओ भगत करने के लिए तैयार खड़ी थी। जो ही बावर्ची खाने के दरवाजे से निकलने लगा, मारिया ने ऊपर से मर्तबान उसके सर पर दे मारा। यारंग चकरा कर जमीन पर गिरा और फिर उठ खड़ा हुआ। उसने तलवार निकाली और हवा में चलाने लगा। कौन है? यहाँ आओ, सामने आओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारिया ने कोई जवाब न दिया। वो परे हटकर खड़ी हो गई। यारंग हवा में तलवार चलाता उसके करीब आ गया। उसकी मारिया के पास ही तपाई पर पड़ी। तपाई के 2 टुकड़े हो गए। यारंग का सर फट गया और खून बह रहा था। अब वो वापस जाने के लिए बेताब था। वो बावर्ची खाने में तलवार चलाने के बाद वापस भागा। वो अपने साथ खजाने का राज ले जा रहा था। मारिया उसे कभी जिंदा वापस नहीं भेज सकती थी। वो ऊपर सीढ़ियों में आकर खड़ी हो गई। अब उसके हाथ में वो तेज छुरी थी जिसे वो बावर्ची खाने से उठाकर लाई थी। जो ही यारंग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया, मारिया ने छुरी उसके सीने में घोंप दी। छुरी घोंपकर वो परे हटकर खड़ी हो गई। छुरी अचानक सीने में लगी थी। यारंग के मुंह से एक चीख निकल गई। इस चीख की आवाज जहाज के बाहर भी गई। कप्तान और दूसरे सिपाहियों ने यारंग की चीख की आवाज सुनी तो वो कश्ती में बैठकर जहाज की तरफ लपके। यारंग जमीन पर लहूलुहान गिरा तड़प रहा था। मारिया ने उसकी जेबों से जवाहरात वगैरह निकाल लिए। यारंग ने महसूस किया कि किसी का हाथ उसकी जेबों में से जवाहरात निकाल रहा है। उसने जख्मी हालत में ही मारिया के हाथ पर हाथ मारा, मगर मारिया की खुशकिस्मती थी कि वो हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गई। यारंग का सांस उखड़ने लगा। मारिया ने सारे जवाहरात समेटे और उन्हें लेकर वापस बावर्ची खाने में जाने ही वाली थी कि उसे जहाज के अर्शे पर सिपाहियों की भारी और तेज तेज कदमों की आवाजें सुनाई दी। सिपाही यारंग की चीख सुनकर उसकी मदद को आ रहे थे। मारिया जल्दी से अपने कैबिन में आ गई। उसने अंदर से दरवाजा खुला ही रखा ताकि किसी को शक न पड़े कि अंदर कोई है। सिपाही अगर अंदर भी आ गए तो उसे तो वो देख ही नहीं सकेंगे, फिर कुंडी लगाने की क्या जरूरत थी।
कप्तान दूसरे सिपाहियों के साथ धड़ाम धड़ाम सीढ़ियां उतरकर सामने सीढ़ियों के पास यारंग खून में लथपथ पड़ा था। उसमें थोड़ी थोड़ी जान बाकी थी। कप्तान ने जल्दी से उसका सर गोद में रखकर कहा, किसने हमला किया तुम पर? जहाज तो खाली है। यारंग के जर्द चेहरे पर मौत का साया था। उसने हाथ से बावर्ची खाने की तरफ इशारा किया और बड़ी कोशिश से सिर्फ इतना कहा, वो अंदर अंदर। हाँ, अंदर कौन है? कप्तान ने जोर से पूछा। यारंग की आंखें खुली हुई थी और चेहरा ठंडा हो चुका था। एक आखिरी हिचकी लेने के बाद यारंग मर गया। छुरी उसके दिल को काटती हुई निकल गई थी। कप्तान ने गरज कर कहा, बावर्ची खाने की तलाशी लो, दुश्मन यहीं कहीं छुपा बैठा है। सिपाहियों ने बावर्ची खाने का कोना कोना छान मारा। फिर उन्होंने सारे जहाज की एक बार तलाशी ली, मगर वहां कोई भी नहीं था। मारिया ने इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा किया कि मरने वाले सिपाही ने खुद ही खजाने के संदूक को प्याज की बोरियों से छुपा दिया था। अगर वो ऐसा ना करता तो मारिया के पास खजाना छुपाने का वक्त नहीं था और ये लोग जरूर खजाने पर कब्जा कर लेते। कप्तान ने कहा, यारंग ने मरते हुए कहा था कि अंदर कोई है। जरूर उसे बावर्ची खाने में ही किसी ने कत्ल किया है, नहीं तो इसे अंदर का लफ्ज बोलने की क्या जरूरत थी? सिपाहियों ने कहा, सरकार, बावर्ची खाने का तो चप्पा चप्पा हमने छान मारा है, वहां कोई भी नहीं। अगर कोई होता तो कहाँ जा सकता था? कप्तान ने सोचा, बात ठीक ही है, अगर कोई होता तो जा कहाँ सकता था। बहरहाल उसने एक बार फिर जहाज की तलाशी लेनी शुरू कर दी। सारे कैबिन देखे। ये लोग मारिया के कैबिन में भी आए। मारिया जवाहरात को हाथ में लिए कोने में खड़ी हो गई। कप्तान ने उसके कैबिन की एक एक शय को उठाकर देखा। बिस्तर को देखकर बोला, बिस्तर गर्म क्यों है? जरूर यहाँ रात को कोई सोता है। एक सिपाही ने कहा, हुजूर, बावर्ची खाने में भी एक केतली में गरम गरम कहवा पड़ा था। जरूर यहाँ कोई शख्स रहता है। हमें जहाज की एक एक शय को देखना होगा अच्छी तरह। मारिया कोने में खड़ी हंस रही थी कि जिस शख्स की वो तलाश में है वो उनके सामने खड़ी है, लेकिन उसे देख नहीं सकते, उसे पकड़ नहीं सकते। दिन की रोशनी फैल रही थी। सुराखों में से कैबिन के अंदर रोशनी आ रही थी। कप्तान और सिपाहियों ने हर शय को उलट पलट कर देखा। बिस्तर गर्म था। साफ लग रहा था यहाँ कोई अभी अभी सोकर उठा है। बावर्ची खाने में गर्म कहवे की केतली भी थी, मगर वहां इंसान कोई नहीं था। ये एक ऐसा मुइमा था जो उनसे किसी तरह हल नहीं हो रहा था। कप्तान ने कहा, जहाज पर भी रात को पहरा रहेगा। अगर यहाँ कोई है तो वो बचकर नहीं जा सकता। कप्तान ने 2 सिपाहियों को जहाज पर पहरा देने का हुक्म दिया और बाकियों को लेकर वो जहाज से नीचे उतर गया। यारंग की लाश भी वो साथ ले गए। उनके जाते ही मारिया ने सुख का सांस लिया, मगर अब एक और मुसीबत उसके सर पर सवार हो गई थी। 2 सिपाही जहाज के ऊपर पहरा देने के लिए खड़े हो गए थे। उन सिपाहियों से खुद कोई खतरा नहीं था, लेकिन अंबर और नाग के लिए ये पहरेदार मुसीबत का बायस हो सकते थे। मारिया को भूख लग रही थी। वो बावर्ची खाने में चली गई। उसने खुश्क गोश्त के टुकड़े लिए और उन्हें जैतून के तेल में डालकर गर्म करने लगी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि पहरेदारों को भी भूख लगी। एक सिपाही ने दूसरे से कहा, यार भूख लग रही है, ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारी जहाज पर ड्यूटी लग गई। जहाज में खाने पीने का बड़ा सामान है, चलो नीचे बावर्ची खाने में चलकर कुछ खाते पीते हैं। दूसरा बोला, हम दोनों का नीचे जाना ठीक नहीं। ऐसा करो, तुम नीचे जाकर कुछ खाने की चीजें लेकर ऊपर आ जाओ, फिर दोनों मिलकर यहाँ मजे से खाएंगे। हाँ, ये ठीक है। चुनाचे एक सिपाही नीचे आ गया। सीढ़ियों पर से उतरकर वो बावर्ची खाने में आया तो ये देखकर चौंक उठा कि चूल्हे में आग जल रही थी और गोश्त तला जा रहा था। वो तो देखते का देखता रह गया। वहीं से पलटकर ऊपर भागा और दूसरे साथी से बोला, गजब हो गया, बावर्ची खाने में गोश्त भुना जा रहा है। दूसरा सिपाही हैरानी से बोला, क्या कह रहे हो? नीचे कौन है जो गोश्त भूनने लगा? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, चलकर अपनी आंखों से देख लो। दोनों सिपाही नीचे बावर्ची खाने में आ गए, मगर वहां कुछ भी नहीं था। चूल्हे की आग ठंडी बुझी हुई थी। असल में मारिया सब कुछ वहां से उठाकर वापस अपने कैबिन में ले गई थी, सिर्फ चूल्हा गर्म था। दूसरे सिपाही ने मुस्कुराकर कहा, मैं ना कहता था कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं, देखो यहाँ कोई भी नहीं। सिपाही आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इस चूल्हे में आग जलती और उसके ऊपर थाली में गोश्त तला जाता देखा है। चलो आप बकवास बंद करो, खाने की फिक्र करो। ज्यादा देर हो गई तो उनको ऊपर पता चल जाएगा कि पहरेदार अरशे पर से गायब हैं। पहला सिपाही बोला, देखो ये देखो, चूल्हा गर्म है, आग अभी अभी किसी ने पानी डालकर बुझाई है। दूसरे सिपाही ने हाथ लगाकर देखा, चूल्हा वाकई गर्म था, आग पर किसी ने पानी डाल दिया था। वो भी परेशान सा हो गया, कहने लगा, चलो अब ऊपर चलें। उन्होंने वहां से कुछ खाने की चीजें चंगेर में डाली और उन्हें लेकर जहाज के ऊपर आ गए। अरशे पर बैठकर धूप में उन्होंने खाना शुरू कर दिया। पहला सिपाही बोला, यार मुझे तो इस जहाज से डर आने लगा है, मुझे यकीन है कि यहाँ कोई भूत रहता है। सच, मैंने खुद अपनी आंखों से चूल्हे पर गोश्त को तलते देखा है। दूसरा सिपाही बोला, अगर भूत ना होता तो यारंग को कौन कत्ल कर सकता था? ये जरूर उसी भूत का कारनामा है, मगर हम क्या कर सकते हैं?
कप्तान का हुक्म है कि जहाज पर पहरा दिया जाए। हम मजबूर हैं। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ से भागे तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा। पहला सिपाही बोला, मेरा तो ख्याल है बावर्ची खाने में जरूर कोई दौलत छुपी हुई है, क्योंकि मैंने यारंग की आंखों की तरफ देखा था। वो साफ बावर्ची खाने की तरफ इशारा करके हाथ से ऐसे निशान बना रहा था जैसे अंदर हीरे जवाहरात के हार हों। दूसरा सिपाही कहका मारकर हंसा, तुम पर भूत ने असर कर दिया है। अगर तुम्हें वहम है कि बावर्ची खाने में दौलत है, हीरे जवाहरात हैं, तो जाकर बावर्ची खाने में तलाश करो। मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी जान प्यारी है। पहला सिपाही बोला, यार मिलकर चलते हैं, अगर दौलत मिल गई तो आपस में बांट लेंगे। दूसरा सिपाही कहने लगा, मेरा ख्याल है हमें शाम के वक्त जाकर तलाशी लेनी चाहिए, जब अंधेरा छा जाएगा। अब नीचे गए तो कप्तान को शक पड़ जाएगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। दोनों सिपाही शाम होने का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ मारिया खाने से फारिग होकर सो रही थी। इधर अंबर और नाग ने आधी रात को जहाज पर हमला करके फरार होने का मंसूबा बना लिया था। वो बिल्कुल तैयार थे। उनकी तरकीब ये थी कि सारे के सारे पहरेदारों पर एकदम हमला करके उन्हें खत्म कर दिया जाए। उसके बाद जहाज का लंगर उठाकर बादमान खोल दिए जाए और जहाज को खुले समंदर में ले जाया जाए। शाम हो गई, हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा फैल गया। मारिया ऊपर अरशे पर आकर हवा खाने लगी। जरा दूर दोनों सिपाही पहरा दे रहे थे। किनारे पर भी सिपाही पहरा दे रहे थे। मारिया ने देखा कि दोनों सिपाही आपस में इशारा करके सीढ़ियां उतर गए। मारिया ने सोचा कि ये नीचे क्या करने गए हैं। मारिया भी उनके साथ ही नीचे उतर गई। दोनों सिपाहियों की मौत उन्हें नीचे ले गई थी। सिपाही सीधे जहाज के बावर्ची खाने में गए। अंदर जाते ही उन्होंने शम्मा जलाई और उसकी रोशनी में चीज़ों को उलट पलट करने और तलाशी लेने लगे। मारिया का ख्याल था कि वो कहाँ खजाने के संदूक तक पहुंचेंगे, लेकिन खुदा जाने सिपाहियों ने कहाँ से जासूसी कर रखी थी कि मर्तबानों और तेल के कुप्पों को छोड़कर उन्होंने एकदम से प्याज की बोरियों को उलटना शुरू कर दिया। तीसरी या चौथी बोरी के नीचे खजाना था। चुनाचे जब उन्होंने चौथी बोरी उठाकर परे फेंकी तो एक सिपाही ने खुशी से चिल्लाकर कहा, मिल गया खजाना। दूसरा सिपाही उसकी तरफ लपका, कहाँ है खजाना? ये देखो संदूक। उन्होंने फौरन संदूक निकालकर बाहर फर्श पर रख दिया। उसे जल्दी से खोला तो अंदर हीरे जवाहरात और सोने की अशरफियां चमक रही थी। सिपाही तो खुशी और हैरानी के एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये तो सचमुच का खजाना है। हाँ, इतनी दौलत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। ये तो किसी बादशाह के महल का खजाना मालूम होता है। इसे यहाँ से निकाल कर ले चलो। यहाँ रहा तो ये जरूर कप्तान के हथे चढ़ जाएगा। मुझे मालूम है कप्तान कल इस जहाज की मुकम्मल तलाशी ले रहा है। उसने आज ही सुबह अपने खास आदमी से कहा था कि जहाज में जरूर कोई खुफिया खजाना छुपा हुआ है, इसलिए सारी चीजें बाहर निकालकर जहाज को खाली कर दिया जाए। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरा ख्याल था शायद यहाँ कोई खजाना नहीं। इसका मतलब है कि हमें अभी इस संदूक को किसी जगह ठिकाने लगाना होगा। हाँ, मगर इसे हम कहाँ ले जाएं? बाहर तो किनारे पर सिपाही और कप्तान मौजूद हैं। उनके सामने इसे बाहर निकाला तो वो इस पर कब्जा कर लेंगे। हमारे हिस्से में एक बाई भी नहीं आएगी। फिर क्या करें? मेरा ख्याल है हम इसे बोरी बंद करके रस्से की मदद से समंदर में लटका देते हैं। आधी रात को किसी बहाने से तुम जहाज में से निकल कर बाहर जाना और समंदर में उतरकर खजाने के संदूक को साथ लेकर तैरते हुए दूसरे किनारे पर जाकर इसे झाड़ियों में छुपा देना। कल रात हम वहां इसे निकाल कर अपने घर ले जाएंगे। क्या तुम इसे अपने घर पर रखोगे? तुम अपने घर रख लेना, मुझे कोई एतराज नहीं। बहरहाल हम इसे आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, चलो इसे बोरी में बंद करते हैं। दोनों सिपाही खजाने के संदूक को एक खाली बोरी में बंद करने लगे। मारिया उनके पीछे दीवार के साथ लगी उनकी सारी बातें सुन रही थी। वो इस इंतजार में थी कि आपस में किसी फैसले पर पहुंचे तो वो हरकत में आए। उसे यकीन था कि इन दोनों में से कोई ना कोई दूसरे को जरूर हलाक कर देगा। दौलत शय ही ऐसी होती है कि आदमी का दिल फिर जाता है, और ऐसा हुआ। एक सिपाही संदूक को बोरी में बंद करके उसे टांके लगा रहा था। दूसरा सिपाही पास ही खड़ा था। मारिया के देखते ही देखते वो सिपाही आहिस्ता आहिस्ता पीछे लगा। मारिया मुस्कुराई, फैसला होने वाला था। पहले सिपाही को बिल्कुल महसूस न हुआ कि दूसरा सिपाही उसके पीछे चला गया है और उसका हाथ तलवार के दस्ते पर है। दूसरे सिपाही ने बिजली जैसी तेजी के साथ म्यान में से तलवार निकाली और पहले सिपाही की गर्दन पर वार कर दिया। खजाने को बोरी में बंद करते करते अचानक पहले सिपाही की गर्दन एक तरफ को लटक गई और वो गिर पड़ा। दूसरे सिपाही ने उसे घसीटकर एक तरफ को रख कर दिया। मरने वाले सिपाही की आंखों में थोड़ी थोड़ी जान बाकी थी। वो हसरत भरी नजरों से दूसरे सिपाही को देख रहा था। फिर उसने पूरा जोर लगाकर कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज न निकल सकी और उसकी जान निकल गई। दूसरे सिपाही ने खजाने की बोरी कंधे पर उठाई और सीढ़ियां चढ़कर जहाज के अर्शे पर आ गया। वो खजाने के संदूक को रस्सी से बांधकर समंदर में लटकाने का इरादा रखता था। अब मारिया के लिए ज्यादा देर इंतजार करना खतरनाक बात थी। उसने आगे बढ़कर सिपाही को एक धक्का दिया। सिपाही लड़खड़ाकर मुंह के बल फर्श पर गिरा। वो हड़बड़ाकर उठा और तलवार उठाकर चारों तरफ घूमकर देखने लगा कि उसे धक्का किसने दिया। उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं था।
वो बड़ा हैरान हुआ कि ये धक्का उसे किसने दिया है। वो परेशान सा होकर उठा और खजाने की बोरी के साथ रस्सी बांधने लगा। मारिया ने आगे बढ़कर एक जोरदार लात सिपाही की कमर पर दे मारी। वो जल्दी से परे हटकर खड़ी हो गई। सिपाही एक बार फिर मुंह के बल गिर पड़ा। अब वो पागल सा होकर उठा और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। अब मारिया ने उसे कहा, मैं इस जहाज का भूत हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। इस खजाने पर मेरा कब्जा है। जो कोई भी इसे चुराने की कोशिश करेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो इसे अपने सर पर उठाओ और जहां से उठाकर लाए हो वहीं जाकर रख दो। अगर तुमने ऐसा ना किया, मेरा हुक्म ना माना, तो जो हशर तुमने अपने साथी का किया है वही अशर मैं तुम्हारा करूंगी। सिपाही ने गैबी आवाज सुनी और थर थर कांपने लगा। उसे आवाज आ रही थी मगर शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि खजाने को समुद्र में लुढ़का दे और फिर उसके साथ ही खुद भी समंदर में छलांग लगा दे। खजाना समंदर में डूब जाएगा। यहाँ समंदर ज्यादा गहरा नहीं, खजाना वो बाद में भी निकाल लेगा। कप्तान से वो यही कहेगा इस पर भूत ने हमला करके उसके साथी को हिलाक कर दिया। ये सोचकर सिपाही ने बड़ी मकारी से पीछे खिसकना शुरू कर दिया। खजाने की बोरी अरशे के जंगले के बिल्कुल पास रखी थी। मारिया को सिपाही की नीयत बदली हुई नजर आई। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर तुमने कोई शरारत की तो मैं तुम्हें खड़े खड़े हलाक कर दूंगी। मेरे हाथों में खंजर और नेज़े हैं। खबरदार, अपनी जगह से हरगिज हरगिज मत हिलना। जैसे मैं कह रही हूँ वैसा करो। उठाओ खजाने को और नीचे बावर्ची खाने में चलो। सिपाही डर गया कि भूत तो सचमुच बड़ा सख्त है। उसने मजबूर होकर खजाने की बोरी सर पर उठाई और उसे लेकर सीढ़ियां उतरनी शुरू कर दी। बावर्ची खाने के बाहर खड़े होकर उसने पीछे मुड़कर देखा कि शायद भूत चला गया है। वो एक पल खड़ा रहा, फिर पीछे को खिसकने वाला था कि मारिया ने उसकी न्याम में से हाथ मारकर तलवार खींच ली और तलवार की नोक उसकी गर्दन पर रख दी। अंदर चलो, खबरदार जो भागने की कोशिश की। अब तो सिपाही की जान निकल गई। वो बावर्ची खाने में दाखिल हो गया। उसने खजाने की बोरी जमीन पर रख दी। मारिया ने कहा, इसे बोरी में से निकालकर उसी जगह रखो जहां पहले मौजूद था। सिपाही ने खजाने को बोरी में से निकालकर बोरी पर फेंक दी और खजाने के संदूक को दूसरी बोरियों के नीचे छुपाकर ऊपर दूसरी बोरियां रख दी। अब खजाना एक बार फिर छुप गया। करीब ही दूसरे सिपाही की लाश पड़ी थी। मारिया ने सिपाही से कहा, बोलो अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। सिपाही ने कहा, मैं बेगुनाह हूँ। मारिया बोली, तुमने अभी अभी के इंसान का खून किया है, तुम अपने आप को किस तरह बेगुनाह कह सकते हो। तुम्हारी कत्ल की हुई लाश इस सामने फर्श पर पड़ी हुई है। क्यों ना तुम्हें भी इस जुर्म की सजा में कत्ल करके तुम्हारी लाश इसके साथ ही सुला दी जाए। सिपाही अगरचे भूत से डर गया था मगर वो एक वहशी कौम का निडर किस्म का सिपाही था। वो मारिया से बातें भी कर रहा था और बाहर भागने की राह भी तलाश कर रहा था। मारिया को भी इस बात की खबर थी कि अगर ये शख्स बाहर भाग गया तो खजाने का राज जरूर जाकर फाश कर देगा। ये जरूर कप्तान को जाकर बता देगा कि जहाज में खजाना मौजूद है और भूत भी है। भूत ने इसके साथी को हिलाक कर दिया है क्योंकि वो खजाना निकालकर कप्तान के लिए ला रहे थे। चुनाचे मारिया होशियार थी कि सिपाही भागने न पाए। सिपाही को अपनी जगह से खिसकते देखकर मारिया ने डांट कर कहा, खबरदार, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो खत्म कर दिए जाओगे। अब जिस तरह से मैं कहती हूँ उसी तरह करो। इस सतून के साथ लगकर खड़े हो जाओ। सिपाही चुपके से सतून के साथ लगकर खड़ा हो गया। मारिया का ख्याल था कि वो सिपाही को रस्सी के साथ सतून पर बांध देगी। जब नाग और अंबर आएंगे तो उन्हें सारी बात बता देगी, फिर जो वो फैसला करेंगे वही होगा। बहरहाल वो इस सिपाही को जहाज से भागता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो रस्सी लेकर सिपाही की तरफ बढ़ी। जो ही उसने रस्सी उठाकर सिपाही के गिर्द लपेटी, सिपाही ने एक तरफ छलांग लगाई और दरवाजे की तरफ भागा। ये वक्त बड़ा खतरनाक था। खजाने का राज जहाज से बाहर जा रहा था। मारिया ने आओ देखा ना ताओ तलवार घुमाकर पूरी ताकत से सिपाही की तरफ फेंकी। उसकी किस्मत अच्छी थी और सिपाही की किस्मत बुरी थी कि तलवार पीछे से सिपाही की कमर में ही जाकर घुप गई। एक चीख मारकर सिपाही दरवाजे में ही गिर गया। वो गिरते ही उठने की कोशिश करने लगा। मारिया पास खड़ी हो गई। तुमने वही किया जिससे मैंने तुम्हें मना किया था। अब तुमको अपने जुर्म की सजा मिल गई है। तुमने अपने साथी को दौलत के लिए कत्ल कर दिया था। अब दौलत के लिए तुम खुद हलाक हो रहे हो। तुम अब यहाँ से उठ नहीं सकते। ये जगह तुम्हारी कब्र बनेगी। सिपाही एक बार फिर उठा और दरवाजे में से निकलकर सीढ़ियों की तरफ भागा। मारिया उसके पीछे पीछे गई। वो जानती थी कि सिपाही ज्यादा दूर तक जिंदा हालत में ना जा सकेगा क्योंकि उसके जिस्म से बहुत ज्यादा खून निकल चुका था। फिर भी सिपाही ने सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश की। वो 6-7 सीढ़ियां चढ़ गया, फिर उलटकर ऐसा गिरा कि फिर न उठ सका। मारिया उसकी लाश को उसी जगह छोड़कर जहाज के अर्शे पर आ गई। समंदर पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। रात गुजर रही थी। किनारे पर आग का अलाव रोशन था। उसके गिर्द सिपाही और उसका कप्तान बैठे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मारिया को इतना मालूम था कि अंबर और नाग रात को किसी वक्त आएंगे। जहाज को ज्यादा दिनों तक खड़ा करना खतरे से खाली नहीं था। अगले रोज जैसा कि सिपाही ने कहा था
कि कप्तान सारे जहाज की पूरी तलाशी ले रहा था। अगर आज रात उन्होंने वहां से कूच ना किया तो दूसरे रोज खजाना और जहाज उनके हाथ से निकल जाएगा। आग के अलाव के गिर्द बैठे बैठे आपस में हंसी मजाक की बातें करते एक सिपाही ने कप्तान से कहा, पहरा देने वाले कितनी देर से दिखाई नहीं दे रहे, जहाज के अर्शे पर मशल भी नहीं जल रही, क्या बात है। कप्तान भी हैरान हुआ। वो जहाज के अर्शे की तरफ देखने लगा जहां गहरी खामोशी तारी थी। उसने 2 आवाजें देकर सिपाहियों को बुलाया मगर कोई जवाब न आया। कप्तान ने कहा, दाल में कुछ काला काला नजर आता है, चलो चलकर पता करते हैं कि ये लोग कहाँ जाकर मर गए हैं। कप्तान ने 2 सिपाहियों को लिया और जहाज के अर्शे पर आ गया। उन्होंने हाथ में नंगी तलवारें थाम रखी थी। जहाज के अर्शे पर हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। कप्तान ने 2 सिपाहियों के नाम लेकर आवाजें दी, किसी तरफ से कोई जवाब न आया। कप्तान ने कहा, नीचे चलकर पता करते हैं। जो ही वो नीचे सीढ़ियों में आए, मशल की रोशनी में उन्हें एक सिपाही की लाश सीढ़ियों में पड़ी दिखाई दी। तलवार उसकी पुश्त में अभी तक खुबी हुई थी। हाय, इसे किसने कत्ल किया। वो जल्दी से बावर्ची खाने में गए तो दूसरे सिपाही की लाश भी वहां पड़ी थी। अब तो वो परेशान हो गए। कप्तान ने कहा, लाशों को उठाओ और ऊपर ले आओ। उसी वक्त सिपाहियों की लाशों को उठाकर अर्शे पर लिटा दिया गया। कप्तान ने कहा, आखिर यहाँ कौन सा कातिल छुपा हुआ है जिसने 2 दिनों में हमारे 4 सिपाहियों को हलाक कर दिया है। एक सिपाही ने कहा, सरकार, मेरा तो ख्याल है कि इस जहाज पर भूतों का कब्जा है। यहाँ जरूर भूत रहते हैं, उन्होंने ही हमारे आदमियों को कत्ल किया है। दूसरा बोला, हाँ सरकार, भूतों के सिवा और कोई भी ये काम नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ कि इस जहाज को आग लगा देनी चाहिए। मारिया करीब ही खड़ी ये बातें सुन रही थी। उसने जो जहाज को आग लगाने के बारे में सुना तो वो कांप उठी। अगर इन लोगों ने जहाज को आग लगा दी तो खजाने के साथ साथ जहाज भी खाको स्याह होकर समुद्र में गर्क हो जाएगा। वो तो किसी तरह भागकर जान बचा लेगी मगर जहाज और खजाने को किसी तरह न बचाया जा सकेगा। मारिया ये सोच सोच कर ही परेशान हुई जा रही थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।